हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल फ्रॉम लेक्चरर। आज हम लोग जो आपका क्लास 10 इंग्लिश है इसमें जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में देखने वाले हैं। आपका इंग्लिश का 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं। इस वीडियो में हम लोग जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट पैसेज हैं, स्टेंजा हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, ठीक है, एप्लीकेशन, सारी चीजें देखने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आपको प्लीज लाइक कर देना और इस वीडियो को आप लोग कम से कम 20,000 लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। चैनल पर नए आए हूं सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंग्लिश का वीडियो है, तो चलो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा आपका पैसेज है, ये आपका पैसेज जो है वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। जो आपका प्रोज में पैसेज पूछा जाता है, ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का आता है, तो 4 नंबर का ये पैसेज आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान से समझना होगा। पैसेज सॉल्व करने से पहले आपको इसका हिंदी मीन्स आना चाहिए, जो इसका हिंदी मीनिंग्स है, ठीक है। तो सबसे पहले आप पैसेज को ध्यान से देखो और इसको ध्यान से पढ़ो, एक बार ध्यान से पढ़ लो। लिखा हुआ है विथ ये सर्टिफाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, ठीक है। विथ इट्स फ्लावर्स, ठीक है, ड्रॉपेड इन ए सर्टेन ऑफ रेन। ओके, अभी मैं आपको हिंदी मीन्स भी बताऊंगा, ठीक है। बट सडनली ये स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो एंड एलोंग विथ द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगन टू फॉल, ठीक है। दीज truly did resemble new silver coins, the boys exposing themselves, ठीक है, and to the rain ran out to collect the fortune pearls, ठीक है, and it's really getting wet now, ठीक है, explained the man. I hope it passed quickly. It did not pass quickly for an hours. The hell rains on the house, the gardens, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as it covered with salt. ये है आपका जो पैसेज है, ठीक है। अब इसका आपको हिंदी मीन्स जरूर पता होना चाहिए। जैसे यहाँ आप लोगों को मैं कुछ का मीन्स बता देता हूं। जैसे यहाँ सर्टिफाइड है, तो सर्टिफाइड का अर्थ होता है संतुष्ट, ठीक है। यहां आपका ये आपका क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन, तो इसका मतलब होता है भाव या अभिव्यक्त करना, ठीक है। अब यहां देखो लिखा हुआ है रिगार्डेड, तो रिगार्डेड का अर्थ होता है देखना। अब यहां देख सकते हो विथ ये सर्टिफाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न्स विथ इट्स फ्लावर्स, यानी कि यहां कहने का अर्थ है कि संतुष्ट की भाव के साथ उसने फूलों से लदे हुए पके हुए मक्के के खेत को क्या करता है, देखता है। कौन? लेंचो देखता है किसको? जो उसके मक्के के फसल लगे हुए थे विथ फ्लावर्स के साथ, ठीक है। इट्स फ्लावर्स ड्रॉपेड इन सर्टेन ऑन रेन, ठीक है, जो कि हुआ क्या था, ड्रॉपेड मतलब लिपटा हुआ, रेन यानी कि बारिश में, जो बारिश से लिपटा हुआ था, जो बारिश की चादर में लिपटा हुआ देखा, ठीक है। पहले तो बारिश बहुत धीरे धीरे हो रही थी, तो उसको देखकर लेंचो बहुत संतुष्ट हुआ। क्यों? क्योंकि उनके फसल को थोड़ी वर्षा की जरूरत थी, तो पहले धीरे धीरे वर्षा हो रही थी, तो लेंचो बहुत खुश हुआ। उसके जो मतलब फ्लावर्स हैं या फिर उनके क्रॉप को, फसलों को अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी मिल गया। बट अचानक यानी कि लेकिन सडनली ये स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो एंड अलोंग विथ द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगन टू फॉल, यानी कि अचानक या फिर लेकिन अचानक तेज हवा बहने लगी। विंड बिगन टू ब्लो यानी कि जो हवा है वो तेज बहने लगी, और बारिश के साथ साथ रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स, यानी कि बारिश के साथ साथ क्या होने लगा, बड़े बड़े ओले गिरने लगे, बड़े बड़े हेलस्टोन्स टू फॉल, यानी कि बिगन टू फॉल, यानी कि हेलस्टोन्स गिरने लगी, ठीक है। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, जो कैसा दिख रहे थे, वास्तव में ये चांदी के नए सिक्के जैसे दिख रहे थे, ठीक है, चांदी के नए सिक्के के समान दिख रहे थे। The boys exposing themselves to the rain and ran out to collect the foreign pearls, ठीक है। यहां जो आपका लिखा हुआ है foreign pearls, उसका मतलब होता है ओले, ठीक है। तो यहां कहने का अर्थ क्या है, लड़के, जो उनके लड़के थे लेंचो के, बाहर क्या निकल कर इन जमे हुए मोतियों को एकत्रित करने के लिए दौड़े। जो ये मतलब ओले गिर रहे थे पत्थर के समान छोटे छोटे, तो वो मोतियों के समान दिख रहे थे, तो उसी को कलेक्ट करने के लिए, उसी को इकट्ठा करने के लिए लेंचो के जो बच्चे थे वो दौड़े,
ठीक है। फिर आगे क्या हुआ, इट रियली गेटिंग वेट नाउ, यानी कि आदमी ने चिंतापूर्वक कहा अब यह जो मौसम है वास्तव में बहुत बेकार हो रहा है। मतलब अब ऐसा हो रहा है बहुत ज्यादा, जब हेलस्टोन्स गिरने लगा वेट नाउ, यानी कि जब बहुत ज्यादा ओले गिरने लगे तो उनके फसल में जो क्या लगे हुए थे, फूल लगे हुए थे, तो फूल फिर बड़ा होकर क्या होता, अच्छे फसल में हो जाते। लेकिन जब वो ओले बड़े बड़े गिरने लगे तो वो फूल सारे झड़ने लगे और वो बेकार होने लगा। एक्सप्लेन द मैन, यानी कि जो मतलब आदमी चिंतापूर्वक कहा कि अब वास्तव में मौसम बहुत बेकार होता जा रहा है। आई होप इट पास्ट क्विकली, यानी कि आई मतलब मैं, होप मतलब आशा करता हूं, इट मतलब यह, पास मतलब गुजर जाएगा, क्विकली मतलब जल्दी, यानी कि मैं आशा करता हूं कि जल्दी समाप्त हो जाएगा, यह जल्दी समाप्त हो जाएगा, यानी कि जो बारिश होना वो बंद हो जाएगा, हेलस्टोन गिरना बंद हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन हुआ क्या, यह जल्दी समाप्त नहीं हुआ, यह जल्दी समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन हावर्स टू हेल रेंट ऑन हाउस द गार्डन्स द हेल साइड द कॉर्नफील्ड, यानी कि यह क्या हुआ, 1 घंटे तक ओले घर पर, यानी कि जो फॉर एन हावर्स यानी कि 1 घंटे हेलस्टोन, जो हेलस्टोन मतलब ओले, ऑन द हाउस यानी कि घर पर, एंड द गार्डन यानी कि बगीचे में, और पहाड़ी साइड जो उनका पहाड़ का साइड था वहां, ठीक है, जो कि पहाड़ी पर, और मक्के के खेत में, यानी कि कॉर्नफील्ड मतलब मक्के के खेत में, ऑन द होल वैली यानी कि संपूर्ण घाटी पर बरसते रहे। और जो द फील्ड वाज व्हाइट एज इट कवर्ड विथ सॉल्ट, यानी कि जो संपूर्ण घाटी है या फिर खेत, जो उनका खेत था, फील्ड मतलब खेत, उनका खेत कैसा दिख रहा था, उनका खेत जो है, खेत ऐसे सफेद हो गया जैसे नमक से ढक गया हो, इतने सारे ओले गिरे तो जैसे नमक से ढक गया हो। अब इसका आपको हिंदी मीन्स पता हो गया, तब आप इसका आंसर कैसे नहीं दे पाओगे, ये 2 नंबर का आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, बहुत आसान है। लिखो, व्हाई डिड लैंचो लुक सर्टिफाइड, यानी कि लैंचो संतुष्ट क्यों दिख रहा था, तो पहले देखो, पहले यही बताया गया है, विथ ए सर्टिफाइड एक्सप्रेशन ही रिकॉर्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, यानी कि पहले क्या था, लैंचो बहुत ज्यादा संतुष्ट था क्योंकि वर्षा धीरे धीरे हो रही थी। तो इसका सही आंसर, यानी कि आंसर आप देख लो, आंसर क्या होगा, जो लैंचो था संतुष्ट, मतलब बहुत ज्यादा संतुष्ट क्यों दिख रहा था, तो आपको लिखना है लैंचो, ठीक है, लैंचो, लुक को आपको सेकंड फॉर्म में बदल देना है, यानी कि लुक्ड, एंड आपका सर्टिफाइड, ठीक है, सेटिस्फाइड, बिकॉज क्योंकि, बिकॉज क्योंकि, हिज राइप कॉर्न, यानी कि उनके जो पके हुए मकई के फसल थे, हिज राइप कॉर्न, ठीक है, जो आपका हिज राइप कॉर्न हैड ये सोवर, यानी कि यहाँ कहने का मतलब है उनके जो राइप कॉर्न को थोड़ा बौछार, यानी कि वर्षा धीरे धीरे बौछार के टाइप की हो रही थी, तो इसीलिए जो लैंचो था बहुत ज्यादा संतुष्ट था। ठीक है, ये हमारे पहले का आंसर है कि लैंचो लुक्स सेटिस्फाइड बिकॉज हिज राइप कॉर्न्स हैड ये सोवर। ठीक है, ये पहला आप याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका पैसेज है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम लोग अगला देखेंगे। अब आप लोग दूसरा क्वेश्चन देखो, व्हाट हैपेंड ऑल एट वंस, यानी कि पहले तो धीरे धीरे वर्षा हो रही थी, फिर अचानक क्या हुआ, ठीक है, कुछ देर बाद। तो यहाँ आंसर क्या लिखना है, आंसर लिखना है कि ऑल एट वंस, पहले आपको थोड़ा क्वेश्चन से मैच कर लेना चाहिए। ठीक है, ऑल एट वंस, ये स्ट्रॉन्ग, सब चीज आपके उसी में है, जो आपका पैसेज है, ये स्ट्रॉन्ग विंड, जो एक बहुत तेजी से हवा ब्लो मतलब बहने लगी, एंड और क्या हुआ, लार्ज हेलस्टोन, लार्ज हेल स्टोर्म वीगन टू फॉल। तो यही कुछ देर बाद यही हुआ कि बहुत तेजी से हवा बहने लगी और जो हेल स्टोन है वो गिरने लगी, जो उनकी फसल को खराब, पूरी तरह से खराब कर दी। ठीक है, तो ये अगर आप इस तरह से लिखोगे, पहले आप समझोगे पूरा मीन्स और तब आप लिखोगे, तो आपको 2 मार्क आसानी से मिल जाएंगे। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सारे आप लोगों को समझ कर जाना है, नोट्स बना लेना है, पूरे 70 नंबर की गारंटी लिया हूं, तो पूरा मैं आपको पढ़ा कर जाऊंगा। ठीक है, पहले आप लोग इसको पढ़ो, पहला हमारा टॉपिक यही है, फिर हम लोग दूसरा स्टेंजा सॉल्व करेंगे, जितने मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, सारी चीजें सॉल्व करने वाले हैं। तो ये हमारा है सबसे पहले पैसेज,
जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये पैसेज आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो ये पैसेज, चलो अब हम लोग देखते हैं अगला। अब हम लोग सॉल्व करेंगे स्टेंजा, यानी कि जो आपका पोएट्री है। देखो पहले हम लोगों ने पैसेज सॉल्व किया, अब हम लोग स्टेंजा सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है एज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट्स ऑफ ए डे आई हैड व्यूड। यानी कि यहाँ कवि क्या है, पहले चैप्टर है द डेस्ट ऑफ स्नो, जिसके लेखक या कवि हैं या फिर पोएट हैं रॉबर्ट फ्रोस्ट। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों को जो कवि का कहना है कि यहाँ बर्फ के वो कण जो कवि पर गिरते हैं। पहले देखो, जब लेखक जो है, कवि जो है, कवि एक धतूरे के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था, तो फिर होता क्या है, एक कौवा जो है वो उस वृक्ष के ऊपर बैठा, और जब वृक्ष थोड़ा सा हिला तो फिर क्या हुआ, जो पोएट है, पोएट के ऊपर जो बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े गिरे। तो फिर उसके आगे कह रहा है कि एज हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, यानी कि जब बर्फ के वो कण जो कवि के ऊपर गिरते हैं तो उसके उदास मन को प्रसन्नता में परिवर्तित कर देते हैं। यानी कि एज गिवन माई हार्ट, जो हमारा उदास मन था, ए चेंज ऑफ मूड, यानी कि हमारा जो मूड है वो बिल्कुल से चेंज हो गया था। ठीक है, यानी कि परिवर्तित हो चुका था या परिवर्तित कर देते हैं। कौन, वो जब उनके ऊपर बर्फ के कण गिरते हैं। ठीक है, एंड सेव्ड सम पार्ट्स ऑफ ए डे आई हैड व्यूड, यानी कि फिर कह रहे हैं पहले वह उदास एवं दुखी था, पहले वो उदास एवं दुखी था, फिर क्या हुआ, अब तक कवि ने अपने दिन का एक भाग उदासी में गुजार दिया, मतलब एक भाग उदासी में गुजार दिया, दिन का एक भाग उदासी में गुजारा। बट एंड सेव्ड सम पार्ट्स, और हुआ क्या, उदासी में तो गुजर गया, किंतु अब वह तरोताजा महसूस कर रहा था, और यह घटना कवि के दिन का कुछ भाग बचा लेती है। एंड मतलब, और सेव्ड मतलब बचा लिया, सम पार्ट्स यानी कि कुछ पार्ट्स, जो पूरे दिन का कुछ पार्ट्स को बचा लेती है। ठीक है, खराब होने से जो वह खेद में गुजार देते हैं। ऑन ऑफ डे, यानी कि पूरे दिन का कुछ भाग बचा लेती है। आई हैड व्यूड, जो वो खेद में गुजार देता। ठीक है, तो ये है हमारा इसका थोड़ा सा हिंदी मीन्स, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को मिलेगा ये जो हमारा इससे रिलेटेड दो क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो, फिर दूसरा। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है और दूसरे क्वेश्चन में, दोनों को समझेंगे। पहले क्वेश्चन में व्हाट टाइप ऑफ मूड द पोएट वाज इन। अब यहां आपको इसका आंसर कैसे लिखना है अभी आपको पता चल जाएगा। देखो आंसर में लिखना है कि द पोएट वाज इन डिस्प्रेस्ड मूड, यानी कि उनका जो मूड था वो खराब था थोड़ा। ठीक है, तो यहां आप लोग लिखो द पोएट वाज था इन ए डिस्प्रेस्ड। ठीक है, डिस्प्रेस्ड मूड, जैसे कहते नहीं कि हम डिस्प्रेस में हैं, मतलब हमारा मूड सही नहीं है। तो ये है, पहले तो कवि ऐसा था। ठीक है, व्हाट टाइप्स ऑफ मूड द पोएट वाज इन, और फिर सेकंड पूछ रहा है हाउ डज द पोएट मूड गेट चेंज, और उसका जो पोएट है यानी कि जो कवि है उसका मूड कैसे चेंज हो गया। ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट्स मूड गेट चेंज्ड, तो जो पोएट है उसका मूड कैसे चेंज हो गया। तो यहाँ आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, आंसर आप लोग लिखो। आंसर में क्या लिखना है, यहाँ से द पोएट्स से आपको लिख लेना है सबसे पहले द। ठीक है, पोएट्स यानी कि जैसा लिखा हुआ है सेम उसी प्रकार से जितना आपका लिखा हुआ है मूड। ठीक है, गेट चेंज्ड, इतना लिखने के बाद अब आपको मैं बताता हूं चेंज्ड। ठीक है, चेंज्ड लिखने के बाद आफ्टर ए क्रो, यानी कि ये जब आप पूरा पाठ पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ये क्रो सूक डाउन, ठीक है, ए क्रो सूक डाउन, ये डस्ट ऑफ स्नो, जब एक मतलब डस्ट, जो डस्ट है मतलब स्नो यानी कि बर्फ का टुकड़ा क्या करता है, डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ये हेमलॉक ट्री, जब फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री ऑन हिम, जब एक बर्फ का टुकड़ा जब लेखक के ऊपर गिराता है तो लेखक का या फिर कवि का पूरा मूड चेंज हो जाता है। पहले उदासी में था फिर आनंदमयी हो जाते हैं। तो ये है हमारा दूसरे का आंसर जो आपको दिख रहा है, या पहले का आंसर है। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा VIMP है जो आपका स्टेंजा है। ठीक है, ये स्टेंजा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सॉल्व कर लेना जितना बताया गया है। स्टेंजा आप देख सकते हो पहले ही चैप्टर का है, डेस्ट ऑफ स्नो, जिसके लेखक हैं रॉबर्ट फ्रोस्ट।
ओके, तो ये है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेंजा और आई होप कि आप लोग सॉल्व करोगे और आप लोग लगातार एक एक स्टेंजा डेली सॉल्व किया करो अपने बोर्ड एग्जाम को देखते हुए। बोर्ड एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है, मेहनत करो, जितना आप मेहनत करोगे उतना ज़्यादा आपका नंबर आएगा, उतने अच्छे आप इंग्लिश में भी मार्क अचीव कर लोगे। जैसा कि थोड़ा इंग्लिश आपका हार्ड भी कर दिया गया है, काफ़ी नए नए चैप्टर्स आ चुके हैं, ठीक है, काफ़ी नई नई चीज़ें ऐड हो चुकी हैं, जुड़ चुकी हैं, तो फिर आप लोग मेहनत करो इंग्लिश सब्जेक्ट के पीछे एक एक दो दो घंटे डेली, ताकि आप लोग इंग्लिश में भी अच्छे मार्क अचीव कर सको। तो ये है हमारा स्टेंजा और पैसेज दोनों। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बताना। तो ये दोनों आप लोग नोट कर लो, फिर हम लोग देखेंगे जो हमारा अगला टॉपिक है। तो यहां आप लोग देखो हमारा अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन प्रोज का। जो प्रोज में आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप जितना बता रहे हैं उतना तैयार कर लोगे तो फिर आपको दूसरी चीजें देखने की जरूरत नहीं है। आपसे 4 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो ये आप लोगों को ध्यान से समझना है। 25 वर्ड्स में पूछेगा, आप लोग 25 वर्ड्स या फिर उससे ज्यादा भी कर सकते हो, उससे कम भी कर सकते हो, क्योंकि आपको एक एग्जैक्ट आंसर बताना है। मतलब ऐसा आंसर बताना है कि एक बार एग्जामिनर पढ़े तो समझ जाए कि हाँ बच्चे ने सही लिखा है बस। जैसे यहां देखो क्या लिखा हुआ है, हु वाज लैंचो, यानी कि लैंचो कौन था, एंड वेयर वाज लैंचोज हाउस सिचुएटेड, यानी कि जो लैंचो का घर था वो कहां स्थित था। अब अगर आप लोग पहला चैप्टर ए लेटर टू गॉड पढ़े हो तो ये चीज आपको पता होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो 100% आपको नहीं पता होगा। और मैं आपको बता दूं कि हिंदी मीन्स आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। हिंदी मीन्स आपको पूरा ये चीज आपका शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ये सारी चीजें सॉल्व कराता है। साथ में जो आपका पैसेज आता है उसमें भी हिंदी मीन्स आपका काम आता है। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि थोड़ा सा आप याद रखो। तो अगर आपको टेंस बनाना आता है, कोई भी टेंस हो, तो फिर आप लोग इसे आसानी से बना सकते हो। लाइक आपका ये कौन सा टेंस में सेंटेंस दिया हुआ है, वाज लगा हुआ है। वाज मतलब आपका पास्ट में दिया हुआ है, तो आंसर आपको पूरा पास्ट में ही लिखना है। जिस टेंस में दिया हो उसी टेंस में लिखा जाता है आंसर को। लाइक आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूं। आपका अगर पास्ट इंडेफिनिट, ये आपका पास्ट में दिया हुआ, जैसे वाज है, वियर है, सारी चीजें पार्ट्स में होती है। इज आर एम आपका प्रेजेंट में होता है, तो ये आपको पास्ट टेंस में लिखना है। अभी आपको सारे में देखना, देखो जैसे हु वाज लैंचो, तो लैंचो वाज ए पुअर फार्मर। देखो वाज इसमें भी लगा, तो लैंचो वाज ये पुअर फार्मर। जो लैंचो था एक गरीब किसान था। क्या था? एक गरीब किसान था, ठीक है। एंड फिर क्या कह रहा है कि हिज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए हिल। जो उनका घर था वो यानी कि एक चोटी पर स्थित था, पूरे पहाड़ की एक चोटी पर स्थित था। तो ये देखो इसमें भी वाज लगा हुआ है। तो मैं कह रहा हूं जिस टेंस में आपका क्वेश्चन रहेगा उसी टेंस में आंसर भी लिखना रहता है, तब आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। आप लोग इसे जरूर पढ़ के जाना, तैयार करके जाना, नोट कर लो इस पे को भी, क्योंकि नोट्स बनाओगे तो फिर 100% आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन हैं। तो ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ये हमारा पहला सॉल्व क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा हम लोग सॉल्व इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, इसी चैप्टर से है। और मैं आपको बता दूं पहले चैप्टर जो आपका ए लेटर टू गॉड से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। आपका एक पैसेज भी देखने को मिलेगा और अथवा लगा रहेगा, एक दूसरे चैप्टर से दिया रहेगा, और आपको सॉल्व क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है व्हाई डिड द पोस्ट मैन गो टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली, यानी कि जो पोस्ट मैन था वो अपने बॉस के पास खूब तेज हंसते हुए क्यों जाता है, मतलब तेज तेज से हंसते हुए। तो फिर आपको पता होगा कि लैंचो जो था एक बहुत गरीब किसान था, उसके बाद थोड़ा सा खेत था, उसमें क्या किया था, यानी कि थोड़े मकई के फसल बोए हुए थे, जो कि खूब ज्यादा हेलस्टोन गिरा, मतलब बहुत ज्यादा बारिश हुआ, हेलस्टोन्स गिरे, तो इसके कारण उसका जो फसल था पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो गया, बर्बाद हो गया। तो फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने किसके लिए पत्र लिखा, भगवान के नाम पर, यानी कि गॉड के नाम पर एक पत्र लिखा। उसी का अगर आपको थोड़ा हिंदी मीन्स पता है तो याद हो जाएगा। देखो ये पोस्टमैन वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली। देखो यहां से मैंने क्वेश्चन से उतार लिया है पूरा। द पोस्टमैन गो टू को वेंट में कर देना है, क्यों? क्योंकि आपका डिड लगा हुआ है। डिड मतलब पास्ट है, और पास्ट में आपको ये वेंट का सेकंड फॉर्म है, गो का वेंट हो जाएगा। टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली बिकॉज ही हैड सीन ए लेटर एड्रेस्ड टू गॉड फर्स्ट टाइम इन हिज कैरियर, यानी कि जो लैंचो था वो भगवान के लिए पत्र लिखा था। तो वो जब पोस्टमैन ऐसा पढ़ता है कि ये भगवान के लिए एड्रेस है, तो फिर वो तेजी से हंसने लगता है और कहता है ऐसा हमारे लाइफ में, हमारे कैरियर में पहला बार ऐसा पत्र देखा है।
ओके तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए पहले चैप्टर का। अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए आप लोग ध्यान से समझना, कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना, सारे क्वेश्चंस आप नोट कर लेना और याद कर लेना, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे जो आपका दूसरा नंबर चैप्टर से है, मंडेला वाला। तो फिर आओ हम लोग इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को आपको ध्यान से समझना है। अकॉर्डिंग टू मंडेला हुज एंड एन इमेजुअल यानी कि इमेजुअल, ठीक है, सैक्रिफाइस लीड टू वे ऑफ फ्रीडम टू साउथ अफ्रीका। यहां कहने का अर्थ है कि मंडेले के अनुसार किसके अकल्पनीय, इसका मतलब क्या होता है अकल्पनीय, ठीक है, अकल्पनीय बलिदान, सैक्रिफाइस मतलब होता है बलिदान, ठीक है, अकल्पनीय बलिदानों ने दक्षिण अफ्रीका की आजादी का मार्ग प्रशस्त किया था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मंडेला की बताना है। तो फिर आप लोग आंसर को ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से लिखा हूं, अगर आप लोग ध्यान से समझोगे तो फिर ऐसा ही बोर्ड एग्जाम में लिखना, बहुत ज्यादा वीआईएमपी क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से समझ लो। लिखा हुआ अकॉर्डिंग टू मंडेला द डे ऑफ फ्रीडम हैड कम थॉट द एन इमेजुअल, ठीक है, एन इमेजुअल सैक्रिफाइस ऑफ thousands of people of South Africa whose sufferings and courage can never be counted nor repaid। बहुत आसान है, देखो यानी कि मंडेले के अनुसार आजादी का दिन जो दक्षिण अफ्रीका के हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदानों के कारण आया था, यानी कि यहाँ कहने का मतलब है जो फ्रीडम यानी कि आजादी का दिन कम थ्रू यानी कि आया, एन इलेवन मतलब अकल्पनीय, सैक्रिफाइस मतलब बलिदान, ऑफ थाउजेंड्स मतलब हजारों, ऑफ पीपुल ऑफ साउथ अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका के हजारों पीपुल के बलिदान से, अकल्पनीय बलिदान से हमें आजादी मिला। ओके फिर क्या कह रहा है कि यहां हुज सैक्रिफाइस यानी कि सॉरी हुज सफरिंग्स एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड, यानी कि यहां कहने का मतलब क्या है, उनके बलिदान और शौर्य को कभी गिना या चुकाया नहीं जा सकता। काउंटेड मतलब गिनना और रिपेड मतलब दोबारा चुकाना, यानी कि कोई चीज दिया जाता है तो उसे दोबारा देना, लेकिन ऐसा चीज है ये कि हम इसको ना दोबारा चुका सकते हैं ना हम इनके बलिदानों को गिन सकते हैं, ये कहा है मंडेला ने। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, बहुत अच्छे से मैंने बताया है, नोट कर लो, सारे क्वेश्चंस नोट कर लो। इंग्लिश की ऐसी तैयारी आपको कोई नहीं कराएगा, ठीक है, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत किया है, इसको लिखा है ढूंढ कर, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके हैं मैंने हर जगह से देखा है, ढूंढा है, फिर उसको अच्छे से लिखा है ताकि आप लोगों को ज्यादा बेटर समझ में आए, हमारे स्टूडेंट ज्यादा मार्क स्कोर कर सके, बोर्ड एग्जाम में 90% स्कोर कर सके। तो इसीलिए मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, लाइक कर दिया करो, वीडियो को शेयर कर दिया करो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो ताकि हमारे भी थोड़ा सा मनोबल बढ़े और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस ला सकूं, ठीक है। तो ये है हमारा तीसरा नंबर सॉल्व क्वेश्चन। चौथा नंबर बहुत आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट और छोटा सा है। देखो व्हाई डज एनी वेंट टू कीप ए डायरी, यानी कि जो एन था वो अपने पास डायरी क्यों रखना चाहता था, ये कहने का मतलब है। तो एन वांट्स टू कीप डायरी एज शी डिड नॉट हैव फ्रेंड। देखो ये इसलिए डायरी रखती थी कि मतलब इनके पास कोई फ्रेंड नहीं था, लाइक एज जो डायरी है उसी को अपना फ्रेंड मान चुकी थी, ठीक है। तो फिर इनको रखना जरूरी था कि अपना फ्रेंड मान चुकी थी तो फ्रेंड के साथ रहना जरूरी है, तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भाषा में बताया है कि आप लोग ओनली चुटकियों में इसका आंसर दे सको। ओके तो ये है हमारा बहुत आसान क्वेश्चन जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। पांचवा नंबर भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है हु वाज बल्ली, व्हाई डिड सी कीप स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर, यानी कि यहां कहने का अर्थ है कि वल्ली कौन थी और वह मुख्य दरवाजे पर क्यों खड़ी रहती थी। तो बहुत आसान है, देखो यहां कहने का मतलब है जो वली वॉज एन 8-year-old गर्ल, यानी कि जो वली थी 8 साल की लड़की थी, छोटी सी, ठीक है। एंड हु वाज वेरी करीजियस, यानी कि वो बहुत ज्यादा क्या थी, जिज्ञासु थी। एंड वली केप्ट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर एज देयर वीयर नो प्लेमेट ऑफ हर एज, यानी कि यहाँ कहने का अर्थ है कि मतलब वली जो थी वो दरवाजे के सामने इसलिए खड़ी रहती थी क्योंकि उनकी आयु का उसके साथ खेलने के लिए कोई साथी नहीं था। मतलब देखो यहाँ कहने का मतलब है कि केप्ट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर, यानी कि वो जो थी मतलब दरवाजे के फ्रंट
यानी कि आगे इसलिए खड़ी रहती थी क्योंकि देयर वियर नो प्लेमेट, उनके साथ खेलने वाला हर एज यानी कि उनके एज का कोई खेलने वाला उनके साथ नहीं था। सो शी यूज्ड टू कीप ऑन वॉचिंग द स्ट्रीट आउटसाइड ऑफ सॉरी हर हाउस, यानी कि वो क्या, इसलिए वह अपने घर के बाहर की गली को देखती रहती थी, बाहर की गली को देखती रहती थी, सोचती रहती थी अगर हमारे साथ खेलने वाला कोई होता तो हम इसी गली में खेलते रहते, बट इनके पास खेलने वाले कोई लोग नहीं थे। तो ये है हमारा 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन। अगर आप इसको तैयार कर लोगे तो 100% एक या दो तीन क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर फंसेगा, 2 क्वेश्चन तो 1-2 क्वेश्चन जरूर फंसेगा, और 2 ही क्वेश्चन आपको करना है 2-2 नंबर का। तो भाई इससे बाहर हो सकता है कि ना पूछा जाए, तो थोड़ा सा आप लोग माइंड लगाकर पढ़ लेना, नोट कर लेना, ठीक है, सारे क्वेश्चंस जितना बताया जा रहा है, ताकि आप लोग एक अच्छा स्कोर कर सको अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में। अगर हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों को भी मेहनत करना चाहिए पढ़ाई में, क्योंकि अगर आज आप मेहनत कर लोगे, मेहनत करके पढ़ लोगे, तो बोर्ड एग्जाम जितना ज़्यादा नज़दीक आएगा उतना ज़्यादा आपका आत्मविश्वास बना रहेगा। तो हमें तो सब याद है, हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगा पेपर, और अगर आपका ये सोच है तो फिर आसान रहेगा पेपर, क्योंकि अगर आप लोग अच्छे से पढ़ोगे, सारी चीज़ें कवर कर लोगे। तो हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे जो आपका इम्पोर्टेंट बहुत है। तो अब हमारा इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस है वो बताने वाला हूं, लेकिन आप लोग इसको याद कर लेना, जितना बताया जा रहा है उन सारे को याद कर लेना। पहला क्वेश्चन आप लोग देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है जो कि आप लोगों को ध्यान से देखना होगा। पहला जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हु वाज लैंचो, लैंचो कौन था। देखो लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे कई क्वेश्चंस एक में पूछेगा, मतलब जैसे हु वाज लैंचो, लैंचो कौन था, एक क्वेश्चन। फिर व्हाई डिड ही राइट ए लेटर टू गॉड, यानी कि उसने भगवान को पत्र क्यों लिखा, ठीक है। एंड हु रिसीव्ड द लेटर एंड व्हाट डिड ही डू, यानी कि वह पत्र किसको मिला और उसने क्या किया। तो इसी में आपसे कई सारे क्वेश्चन जोड़कर पूछ लिया, तो इसीलिए आपका लॉन्ग क्वेश्चंस होता है। लॉन्ग क्वेश्चंस आपको कितने वर्ड में लिखना है, आई होप कि आपको पता होगा, लॉन्ग क्वेश्चंस आपको 60 वर्ड्स में लिखना होता है। तो अगर आप सोचो आपसे केवल पूछ ले हु वाज लैंचो, लैंचो कौन था, और आपसे कहे 60 वर्ड्स लिखो, तो आप क्या लिखोगे, इतना लिख सकते हो कि लैंचो वाज ये पुअर फार्मर एंड ऐसे आप थोड़ा सा लिख सकते हो, बट 60 वर्ड्स नहीं पूरा होंगे, इसीलिए क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि 60 वर्ड्स पूरा हो जाए। हु वाज लैंचो, पहले आपको ये लिखना है इनके बारे में। फिर व्हाई डिड ही राइट ए लेटर टू गॉड, उसने भगवान के लिए पत्र क्यों लिखा। हु रिसीव्ड द लेटर एंड व्हाट डिड ही डू, और किसने उस पत्र को प्राप्त किया, फिर क्या हुआ, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखो मोस्ट इंपोर्टेंट है, गिव ये कैरेक्टर स्केच ऑफ लैंचो, यानी कि लैंचो के जीवन का चरित्र चित्रण करना है। जो भी आपके चैप्टर में लैंचो के बारे में दिया हो वो सारी चीजें आपको लिखना है, ठीक है, वो सारी चीजें आपको लिखना है, फिर आपको फुल मार्क मिल जाएगा। और आप लिखना चाहो तो लैंचो के बारे में आप 60 नहीं 100 वर्ड्स 200 वर्ड्स लिख सकते हो, क्योंकि पूरे चैप्टर में लैंचो की ही बात की गई है, ठीक है। तो ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है जो कि आप लोगों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाई डिड मंडेला अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस, यानी कि यहां कहने का मतलब है कि आयु, यानी कि यहां देखो, यानी कि यहां कहने का अर्थ है कि चेंज विथ एज मतलब होता है आयु, एंड एक्सपीरियंस मतलब होता है अनुभव। तो आयु और अनुभव के साथ किस प्रकार मंडेला की धारणा स्वतंत्रता के बारे में बदलती रही, ठीक है, यानी कि आयु एंड एक्सपीरियंस, यानी कि अनुभव के साथ साथ जो आजादी है मतलब आज उसके साथ साथ किस प्रकार मंडेला का स्वतंत्रता के बारे में जो उनकी धारणा थी, नियम थे, बदलते रहे, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में। ओके, ये हमारे सारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अच्छे से पूछेगा। और आपको ऐसा नहीं कि 60 वर्ड्स पूछा है तो 60 वर्ड्स से ज्यादा लिखने की कोशिश करो, कम नहीं, और आपको एग्जैक्ट आंसर लिखना है, मेन चीज लिखना है, ठीक है, ताकि एग्जामिनर एक बार देखे और कह दे हाँ बच्चे ने मेहनत किया है पढ़ाई में। ओके, तो ये हमारा तीसरा नंबर इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। चौथा नंबर इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और आप लोग देखो आखिर आपको इसका आंसर पता है या नहीं पता है। अगला क्वेश्चन हमारा है जो क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां कह रहा है कि व्हाई डज एन नीड टू गिव ए ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली, यानी कि जो एन था, एन को अपने परिवार का संक्षिप्त चित्रण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है। एंड डज सी ट्रीट किटी एज एन इनसाइडर और
एन आउटसाइडर। यानी कि यहां कहने का मतलब है क्या वह किटी को अंदरूनी व्यक्ति मानती थी या फिर बाहरी। किटी को, ठीक है, इसमें एक किटी का भी भूमिका है इस चैप्टर में, तो फिर आपको वो बताना है। इनसाइडर मानती थी या फिर आउटसाइडर, अंदरूनी मानती थी या फिर बाहरी। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और आप लोग याद कर लेना। आई होप कि आप लोग याद कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डज एन राइट इन हर फर्स्ट एस्से। ठीक है, जो एन था अपने फर्स्ट एस्से में क्या लिखा। ओके, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि एन अपने पहले निबंध में क्या लिखती हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस याद कर लोगे। देखो थोड़ा सा अगर आप एक एक दो क्वेश्चंस याद करोगे तो फिर आप लोग 5-6 डेज में सारे क्वेश्चंस याद कर सकते हो। ठीक है, एंड अगला हमारा क्वेश्चन है, यहां देखो अगला नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखो। यहां कह रहा है व्हाट डिड द बेकर्स वियर इन दोज डे। यानी कि उन दिनों जो ब्रेड बनाने वाला क्या पहनता था। उन दिनों, जबकि ये बात है, उन दिनों जो ब्रेड बनाया करता था वो क्या पहनता था। एंड हाउ डिड ही लुक, एंड उसका जो मतलब वो कैसा दिखता था। एंड व्हाट डिड द ऑथर एस्टिमेट फ्रॉम हिज अपीयरेंस। यानी कि लेखक उनके आविर्भाव से क्या अंदाजा लगाता है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सारे चैप्टर का मैं आपको बता देता हूं ताकि आप लोग उसका रिवीजन करो, याद करो बार बार आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत ना हो। ओके, हम लोग देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आप देख लो। हाउ वन कैन एंजॉय लाइफ इन रीजन ऑफ कुर्ग। यानी कि कुर्ग क्षेत्र में कोई किस प्रकार जीवन का आनंद ले सकता है। एक कुर्ग क्षेत्र की बात की गई है चैप्टर में, तो फिर उसका आपको बताना है। ओके, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, जो आप लोगों को ध्यान से देखकर तैयार कर लेना है। ओके, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, यानी कि 7 हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि What did Valli find out about the bus journey and how did she find out these details। यानी कि जो बस यात्रा के बारे में जो बल्ली ने को क्या क्या पता था एंड यह जानकारी उसे कैसे प्राप्त हुआ। तो यह जानकारी बल्ली को कैसे प्राप्त हुआ और क्या क्या उनके बारे में, जो बस यात्रा के बारे में बल्ली को पता था। एंड हमारा 9वां क्वेश्चन इसी चैप्टर से है। व्हाट डिड बल्ली एक्सपीरियंस्ड ड्यूरिंग हर फर्स्ट जर्नी बाय बस। यानी कि जो बल्ली ने अपनी प्रथम बस यात्रा में क्या अनुभव किया। बल्ली ने अपनी प्रथम बस यात्रा में क्या अनुभव किया, यह आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को तैयार करके जाना है लॉन्ग में। अगर इतना तैयार कर लेते हो तो लाइकेज आपको और कुछ तैयार करने की जरूरत नहीं है। अगर आप और भी तैयार कर लेते हो तो आप लोगों के लिए काफी अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि व्हाई डिड किस्सा जो आपका गौतमी है, ठीक है, यानी कि किस्सा गौतमी कम टू गौतम बुद्ध एंड व्हाट डिड गौतम एडवाइस टू हर टू डू। यानी कि यहाँ किस जो किस्सा गौतमी है, गौतमी बुद्ध के पास क्यों आती हैं और जो गौतम ने उसे क्या सलाह दिया। तो ये है हमारा 10 क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, जो आपको तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है। अगर आप इतना तैयार कर ले तो भाई एक क्वेश्चन का आंसर लिखना रहता है बोर्ड एग्जाम में, एक लॉन्ग क्वेश्चन, और ये 10 लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करके जाओगे तो एक लॉन्ग क्वेश्चन आप आसानी से लिख दोगे। लेकिन जब आप इसे डिटेल में तैयार कर लोगे, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से तैयार कर लोगे, तो फिर आसानी से आप एक क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। 60 वर्ड्स में लिखना है भाई। अगर आप लिखने लगो ना तो 60 वर्ड्स बहुत कम लगते हैं अगर आप डिटेल में लिखने लगो। जैसे आपके एस्से आते हैं, निबंध आते हैं, तो फिर उसको आप चाहो तो 2-2, 3-3 पेजेस लिख सकते हो। लेकिन भाई अगर आप जितना कहा गया है उतने वर्ड्स में लिखो, क्योंकि अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, अपना टाइम बर्बाद नहीं करना। वहां आपके लिए टाइम बहुत कम लगता है, 3 घंटे 15 मिनट ही मिलते हैं। और अगर आपको पेपर नहीं पता तो 3 घंटे यूं निकल जाते हैं, पता नहीं चलता। और अगर आपको पूरा पेपर पता है तो 3 घंटे बीतने में बहुत समय लगता है। ठीक है, तो ये है हमारा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक। अब हम लोग देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एप्लीकेशन है।
आज मैं आपको ओनली 4 एप्लीकेशन बताने वाला हूं। अगर आप ये 4 एप्लीकेशन तैयार कर लेते हो तो फिर आपका एप्लीकेशन में बिल्कुल आपका नंबर पक्का हो जाएगा। और एप्लीकेशन लिखने का सही तरीका क्या है, सारी चीजें समझेंगे। ओके, तो हम लोग एक एक एप्लीकेशन को देखते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर हम लोग एक एप्लीकेशन लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन आप लोग देखो, पहला जो है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days एज यू हैव टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर कजिन सिस्टर। यानी कि आपको एक एप्लीकेशन लिखना है अपने जैसे प्रिंसिपल को देना है कॉलेज में, तो फिर आपको 3 दिन की छुट्टी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको अपनी कजिन सिस्टर यानी कि चचेरी बहन में की शादी में आपको अटेंड होना है, यानी कि वहां उपस्थित होना है, और आपका स्कूल चल रहा है, तो आपको एक एप्लीकेशन लिखना है ताकि वो जो है प्रिंसिपल उससे संतुष्ट होकर आपको छुट्टी दे सके। तो ये है हमारा पहला मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन। देखो, एप्लीकेशन हमेशा प्रिंसिपल के लिए लिखा जाता है, स्कूल के प्रिंसिपल के लिए। ठीक है, तो हर जगह आपको यही चीजें होंगे और आप लोग अभी लिखना सीख जाओगे, बहुत आसान तरीका है। ठीक है, तो ये पहला आपको तैयार कर लेना है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम लोग दूसरा देखते हैं कि यू हैव टू लुक आफ्टर योर, यानी कि यहां आप योर कर दो। ठीक है, योर सिक मदर सो राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू 4 days लीव। यानी कि आप देख रहे हो कि आपकी माता जो है वो बीमार है, आपकी माता बीमार है, तो उसको देखते हुए आपको एक एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रिंसिपल के लिए। वो आपको 4 दिन की छुट्टी के लिए, 4 दिन की छुट्टी के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है ऑफ योर कॉलेज। ठीक है, तो ये आपको ध्यान से देख लो, ऐसा एप्लीकेशन आपको लिखना है दूसरे नंबर पर। ठीक है, 4 दिन की छुट्टी के लिए। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि आपकी माता जो है वो बीमार है, तो ये आप लोगों को लिखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 3, यानी कि तीसरा एप्लीकेशन है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर गेम्स टीचर। राइट एन एप्लीकेशन टू योर गेम्स टीचर, जो आपके गेम के टीचर हैं, जो आपको गेम खिलाते हैं। ठीक है, तो वो है क्या कि फॉर अरेंजिंग रेगुलर इवनिंग्स गेम इन कॉलेज। यानी कि जब कॉलेज में गेम होता है शाम को, तो वो डेली पहले तो अरेंज हो, यानी कि आए जो गेम्स टीचर हैं। फिर क्या, एंड इशू 2 क्रिकेट्स बॉल्स एंड बैट्स, और दो क्रिकेट्स बॉल्स एंड बॉल की, यानी कि बैट्स एंड बॉल की व्यवस्था करें। तो ये है हमारा तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो आपको तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है। देखो, मैं आप लोगों को सारी चीजें क्लियर करा दूंगा ताकि आप लोग बहुत अच्छा मार्क अचीव कर सको। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। चौथा जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो आपका कौन सा है, यहां देख सकते हो लिखा हुआ राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। यानी कि आपको अपने स्कूल में आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, अपने प्रिंसिपल को देना, रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव यू, यानी कि यू ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपको अपना चरित्र चित्रण यानी कि टीसी होता है उसको लेना है, और स्कूल लिविंग, या फिर आपको स्कूल को छोड़ना है, कहीं अलग जाना है, या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट को। तो ये है हमारा चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। अगर आप ये 4 एप्लीकेशन तैयार कर लेते हो तो मैं 100% कह रहा हूं कि इससे बाहर नहीं आएगा। ओके, अब हम एक एप्लीकेशन लिख कर सीखेंगे आपको कैसे एप्लीकेशन को अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में लिखना है। तो हम लोग ये वाला जो एप्लीकेशन है, ये वाला, ठीक है, यहां मैं लगा देता हूं, इस पर लिखना सीखेंगे। ओके, ये क्या है देख सकते हो, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days एज यू हैव टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर कजिन सिस्टर। ये वाला आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, अगर आप लोग इसको जानते हो, मतलब इस का आंसर जानते हो तो अच्छी बात है, लिखना जानते हो तो भी और अच्छी बात है, लेकिन नहीं जानते हो तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको ऊपर डालना है टू डालना है, जस्ट इसके नीचे द प्रिंसिपल, जस्ट नीचे, इधर उधर मत करना, जस्ट नीचे ही डालना टू द प्रिंसिपल। फिर आपको डालना है जो आपके कॉलेज का नाम हो, मैंने लाइक एज एग्जाम्पल डाल दिया है SD इंटर कॉलेज मुजफ्फरपुर। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। फिर यहां आपको डालना है सर। देखो लाइक एज मैंने जस्ट नीचे डाला है, देखो नीचे, इसको भी इसके नीचे, इसको मतलब जस्ट नीचे। फिर आपको थोड़ा जहां ये कॉमा लगाया हो यहां के इधर से स्टार्ट करना है। क्या स्टार्ट करना है, रिस्पेक्टफुली, यानी कि रिस्पेक्टफुली आदर के साथ, आई हैव टू से डेट माई कजिन्स मैरिज, यानी कि कजिन्स यानी कि मैरिज इज टू टेक पैलेस ऑन द कमिंग 12 अगस्त एट भोपाल, यानी कि 12 अगस्त को भोपाल जाना है।
मेरी कजिन सिस्टर का मैरिज है। एंड आई हैव टू अटेंड द मैरिज एज माई फादर इज नॉट इन ए पोजिशन टू डू, यानी कि हमारे पिता जो हैं उसको अटेंड करने की पोजिशन में नहीं है, तो हमें वहां अटेंड होना पड़ेगा 12 अगस्त। ठीक है, अब देखो यहाँ कितने दिन की छुट्टी चाहिए थी, 3 दिन की छुट्टी, यानी कि वो क्या करेंगे 12 अगस्त को, यानी कि यहाँ 12 अगस्त को है तो 11th को जाएंगे, 11th 12th 13, यानी कि 3 दिन हो जाएगा। अभी आपको नीचे लिखना है, तो यहाँ इतना लिखोगे तो फिर एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा आखिर जो स्टूडेंट एप्लीकेशन में कहना क्या चाहता है और बताना क्या चाहता है। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ जाएगा एग्जामिनर को। तो फिर आप लोग इतना लिख देना जैसा मैंने लिखा है। फिर आप लोगों को क्या करना है, इतना लिखने के बाद नीचे आना है। नीचे आपको लिखना है काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 डेज, यानी कि काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 डेज। यहाँ 3 दिन की आपको छुट्टी चाहिए, यानी कि लीव फॉर 3 डेज। ठीक है, एंड आप देखो 11th to 13, यानी कि यहाँ 11th को जोड़ लो, यानी कि 11 12 13, यानी कि 3 दिन हो गया, एक तो 11 हो गया, एक 12 हो गया, एक 13। फिर यानी कि अगस्त, आई शैल वी हाइजली ऑब्लिगेटेड। ठीक है, फिर यहाँ आपको योर ऑब्विडेंटली XYZ जो आपका नाम हो, क्लास 10th डेट डालना है। तो इस प्रकार से अगर आप एप्लीकेशन लिखोगे तो आपको फुल मार्क जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का जो इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे थे अभी तक का जो एप्लीकेशन राइटिंग। अब हम लोग आगे वाला टॉपिक देखेंगे। ठीक है, तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस। कौन सा है? रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस। इसका मतलब होता है व्यवस्थित करना, व्यवस्थित करना पड़ेगा। जैसे आपका ये जो सेंटेंस है ये व्यवस्थित नहीं है, ऐसे आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा और इसको आपको व्यवस्थित करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है, जो आपका सब्जेक्ट हो। फिर आपका कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, जैसे इज, आर, एम, वाज, वेयर। फिर आपको जो आपकी वर्ब होती है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फिर आपको प्लस ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है ऑन संडे प्ले हॉकी दे एवरी, तो इसमें जो आपका सब्जेक्ट है वो पहले नहीं लिखा हुआ है, आपको पहले सब्जेक्ट लिखना है। तो इसमें आपको सब्जेक्ट कौन सा दिख रहा है? इसमें जो दे है ना, दे, ये आपका सब्जेक्ट है। तो यहां आपको सबसे पहले दे लिखना होगा। ठीक है, दे। अब इसमें देखो दे, अब आपको लिखना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें तो इज, आर, एम, वाज, वेयर कुछ है नहीं। ठीक है, तो इसीलिए आपका यहाँ प्ले, आपका क्रिया क्या है इसमें? प्ले, मतलब खेलना, प्ले। ठीक है, दे फिर लिखना है, फिर आपको प्ले लिखना है। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो है हॉकी। क्या है? हॉकी। ठीक है, हॉकी। अब आपको देखो आपका बचा क्या है? आपका बचा है ऑन एवरी संडे। तो ऑन एवरी संडे मतलब होता है प्रत्येक जो रविवार को। ठीक है, तो आप ऐसे लिख दो एवरी संडे। तो ऐसे आपको रीऑर्डर करना है और आपको फुल मार्क मिल जाएगा। देख सकते हो, दे प्ले हॉकी ऑन एवरी संडे। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, VIMP है, तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है। ठीक है, सारा आप लोग नोट कर लो जितना मैं बता रहा हूँ। दूसरा देखो, दूसरा जो आप लोगों का इंपॉर्टेंट है वो लिखा हुआ है सक्सेस शुड हार्ड वर्क फॉर वी। अब इसमें आपको कौन सा सब्जेक्ट है? इसमें आपको दिख रहा है वी यानी कि हम, ये आपका सब्जेक्ट है। तो यहाँ आपको सबसे पहले लिखना है वी। अब इसमें आपका शुड जो है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, तो इसको आपको शुड को लिखना होगा, शुड। ठीक है, शुड। अब आपको जो आपका क्या, जो आपका वर्ब है उसे लिखना होगा। तो यहाँ वर्क जो है, वर्क, ये आपका वर्ब है, तो वर्क लिखो। फिर आपको क्या लिखना है? वर्क हार्ड। अब किसके लिए आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा? फॉर सक्सेस के लिए, यानी कि सक्सेस, अगर आपको सक्सेस होना है तो भाई कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर सक्सेस। तो ये आप देख सकते हो कितना आसान तरीके से बनाया जा रहा है। अगर आप थोड़ा सा अब अगर आप पढ़ने में पढ़ रहे हो अच्छे से, मतलब समझ के पढ़ रहे हो, तो आप इसे भी तुरंत कर सकते हो। ठीक है, अगला देखो, यहाँ देखो, लॉस हिज रिग्रेटिंग सेलर द ग्रेडी क्राइड। इसमें थोड़ा सा आपको समझना है। यहाँ आपको ये जो रिग्रेटिंग है इसको आगे लिखना पड़ेगा। ये बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, और आप लोगों को ध्यान से समझना है, याद कर लेना है। ठीक है, रिग्रेटिंग हिज लॉस। ठीक है, जैसे अपनी ये मतलब अपनी हार के मतलब पछतावा कर रहे थे, लॉस। ठीक है, कौन? द ग्रेडी सेलर, जो लालची व्यापार सेलर था, द ग्रेडी सेलर।
ये आपका है सब्जेक्ट, क्राइड ये आपका सब्जेक्ट है, लेकिन आगे आपको ये जोड़ना होगा रिग्रेटिंग हिज लॉस। ठीक है, तो ये आपका 3 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस हैं। ये एक प्रकार का आपका एक्सरसाइज है, इसको करना जरूरी है। मैं आपको लगातार वेरी इंपॉर्टेंट जितने भी हैं वो सारे करा रहा हूँ। अगर आप लगातार देख रहे हो वीडियोज को तो आपको बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो ये आप पहला खुद से करो, फिर आप देख कर करो जैसा मैं बता रहा हूँ, दूसरा भी करो, तीसरा भी, ये सारा आप एक्सरसाइज करो घर पर बैठकर। ठीक है, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम ज़्यादा दूर है नहीं और आपको मेहनत करना पड़ेगा अच्छे अंक लाने के लिए। तो ये है हमारा रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस। अब हम लोग देखेंगे जो अगला हमारा टॉपिक है। अगला टॉपिक जो हमारा है वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी आपके बोर्ड एग्जाम में ग्रामर सेक्शन में पूछा जाता है। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आप देख सकते हो, पहला जो हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है सी वॉज हेल्पिंग हर ब्रदर। सी वॉज हेल्पिंग हर ब्रदर। यहां आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में जो आपका ये ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाया जाता है। जैसे इसमें जो हर ब्रदर है ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसको आपको सब्जेक्ट बनाना है। और ये आपका जो आपका सी है ना, ये आपका सब्जेक्ट है, लेकिन आपको इसको ऑब्जेक्टिव केस में लाना है। ठीक है, तो इसको आप कैसे बनाओगे, थोड़े रूल्स हैं। जैसे यहाँ वाज है तो आपका ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो वाज के साथ विंग लग जाएगा, क्योंकि अगर आपको एक्टिव से पैसिव बनाना है तो वाज के साथ विंग लग जाएगा। अगर आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो इज आर एम के साथ भी आपका विंग लग जाता है। ठीक है, तो याद रखना इतना। तो यहाँ आपका हर ब्रदर आपको सबसे पहले लिखना है हर एंड ब्रदर। हर ब्रदर लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहां आपको लगाना है वाज, जो आपका वाज है, केवल वाज के साथ आपको लगा देना है विंग। ठीक है, याद रखना एक्टिव से पैसिव बदलते समय विंग लगा देना है। ठीक है, और ये याद रखना कि इसमें हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है। हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्प्ड। एंड आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को लिखने के लिए आपको यहाँ बाई का प्रयोग करना पड़ेगा। बाई और सी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हर होता है, तो सी को आपको ऑब्जेक्ट बना देना है, हर कर देना है। ये देख सकते हो, ये है आपका पैसिव वॉइस, यानी कि पी से पैसिव, वी से वॉइस, ये है आपका पैसिव वॉइस। ठीक है, समझ में आया, कोई भी दिक्कत हो बता सकते हो, वैसे बहुत ज़्यादा आसान है। ये ध्यान से समझना, हु वाला इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होता है। ठीक है, हु वाला आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो यही आएगा, हु राइट्स से लेटर, क्योंकि मैंने देखा है ये कई बार बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है। और ये इसका जो रूल्स है थोड़ा सा चेंज है। जैसे हु अगर आ जाए तो आपको हु को चेंज करना है बाई हूम में। किस में चेंज करना है, बाई हूम में। ठीक है, वाई हूम में चेंज करने के बाद ये आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अगर आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो इज आर एम का प्रयोग किया जाता है, तो इज लगेगा। ठीक है, एंड ए लेटर ये आपका है, ए लेटर आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये ए लेटर पहले लिख दो, ए लेटर। अब आपको क्या करना है, इसका जो क्रिया है यानी कि राइट्स का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटन। बस इतना सा करना है, छोटा सा काम बस। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है। ये दूसरा नंबर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा हमारा है पीपुल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स। तो इसे आप कैसे बनाओगे, यहाँ जो आपका ये ऑब्जेक्ट है, ये बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते होंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। तो इसमें ऑब्जेक्ट जो है द फ्रीडम फाइटर्स है। ठीक है, याद रखना इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो इसको आपको सब्जेक्ट लिख लेना है, इसको सब्जेक्ट में चेंज कर लेना है, द फ्रीडम फाइटर। ठीक है, फाइटर्स। अगर फाइटर्स आ गया यानी कि बहुत सारे लोग हैं, यस जुड़ चुका है, तो यहाँ आर का प्रयोग करो, क्योंकि ये जो आपका टेंस है ना ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि ऑलवेज लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ आर फिर आपको ऑलवेज लगा देना है, ऑलवेज। ठीक है, एडमायर्ड। एडमायर का जो थर्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा, एडमायर्ड बाई द बाई क्यों लग गया, क्योंकि हमें सब्जेक्ट के आगे बाई हमेशा लगाना होगा, बाई द पीपुल। बस इतना सा याद रखना है, हमेशा याद रहेगा।
लिखा क्या है यहाँ, मैंने द फ्रीडम फाइटर्स को आगे लिख दिया, यानी कि इसको मैंने सब्जेक्ट बना लिया। थोड़ा ध्यान से समझना, नोट्स बना लेना, ठीक है। एंड आर मैंने क्यों लगाया, क्योंकि आपका बहुवचन है, बहुत सारे फाइटर्स हैं, देख सकते हो बहुत सारे फाइटर्स हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये लगा दिया। एंड फिर आपका वही चीज़ें जो आपको करना था। ये हो गया हमारा जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अगला जो हमारा रहेगा वो रहेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारा तीसरा नंबर टॉपिक है, और इसमें मैं आपको कुछ ऐसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से समझना, कोई भी ऐसा ना हो कि आपको ना समझ में आए। सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट ध्यान से समझना होगा, ठीक है। तो पहला डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप लोग देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है माई फ्रेंड सैड टू मी, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, विल यू गो टू स्कूल टुमारो, फिर आपको इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना है। इस प्रकार से आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो यहां आपको क्या करना है, सबसे पहले ये लिखना है माई फ्रेंड। इतना लिखने के बाद आप याद रखना कि यहां लिखा हुआ है सैड टू, बट ये आपका कौन सा टेंस है, ये आपका इंट्रोगेटिव है। कौन सा है, विल आगे लगा हुआ है ना, तो इंट्रोगेटिव है। और इंट्रोगेटिव अगर हो तो सैड टू के स्थान पर क्या लगाते हैं, आस्क्ड। क्या लगाते हैं, आस्क्ड, ठीक है। आस्क्ड मी। अब एक बात याद रखना, यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ मैं इफ का प्रयोग कर दिया। अब आपको इसको सिंपल में चेंज कर लेना है। सिंपल का मतलब क्या है, जैसे आपका विल आगे है तो इन सबको नहीं करना है आपको, इसको जैसे आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उस टाइप से चेंज कर लेना है। जैसे आपको पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपका जो हेल्पिंग वर्ब हो, फिर आपको वर्ब लिखना है। जैसे देखो यहाँ यू है, यू, और यू जो आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से। तो ये जो मी है, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। याद रखना, थोड़ा सा आपको रूल्स याद करना पड़ेगा। और विल को हम लोग वुड में चेंज कर लेते हैं, वुड, ठीक है। अब देख सकते हो बिल्कुल सिंपल सा मैंने चेंज किया। गो टू को गो टू लिख दो, गो टू, और स्कूल, ठीक है, स्कूल, ओके। अब देखो टुमारो को क्या लिखते हैं, द नेक्स्ट डे। याद रखना, अगर आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो कुछ ऐसे रूल्स हैं जो आपको याद रखना है। जैसे टुमारो को हमको क्या चेंज करना है, द नेक्स्ट डे। एस्टरडे को द प्रीवियस डे। दिस को दैट में। ये सारी चीजें आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रहे हो तो थोड़ा रूल्स जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा देखो हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इसमें क्या कह रहा है कि द टीचर सैड टू द स्टूडेंट्स। क्या कह रहे हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी कि जो टीचर हैं वो बच्चों से कह रहे हैं या फिर विद्यार्थी से कह रहे हैं कि जो सूरज है वो कहाँ से निकलता है, ईस्ट, यानी कि ईस्ट से, ठीक है। राइजेज, उगना, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से समझना है। मैं आपको अभी समझा दूंगा क्या करना है। तो यहाँ आपको सबसे पहले आपको लिखना है द टीचर, द टीचर। अब सैड टू के स्थान पर टोल्ड कर लो, टोल्ड, क्योंकि याद रखना ये आपका सिंपल सेंटेंस है तो इसलिए आपका टोल्ड हो जाएगा, ठीक है। टोल्ड द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। अब देखो इफ या यहां जो आपका है ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लिखोगे, डैट। क्या लिखोगे, डैट, ठीक है। केवल इफ का प्रयोग तब किया जाएगा जब आपका टेंस जो है वो इंट्रोगेटिव में हो। जैसे यहाँ इंट्रोगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव नहीं है। अब यहाँ जो लिखा हुआ है द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये आपका प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में है ना। तो क्या करोगे, बदलोगे, नहीं बदलना है, क्योंकि ये जो आपका है एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है कि सन जो है राइजेज इन द ईस्ट। सन राइज कहाँ से होता है, कौन सी दिशा से, ईस्ट से। तो ये आपको बिल्कुल चेंज नहीं करना है, इस टेंस में आपको कोई भी चेंजिंग नहीं करना है, ठीक है। कोई भी चेंजिंग नहीं करना, जैसा लिखा हुआ है वैसे लिख दो। जैसे लिखा हुआ है द सन राइजेज इन द ईस्ट, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही आपको लिख देना है, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना, क्योंकि ये सार्वभौमिक सत्य है, ठीक है। अब देखो यहां अगला, मीरा सैड टू हर मदर, यानी कि मीरा अपने माता से कहती है आई विजिट माई अंकल एस्टरडे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान सा है। ये कौन सा टेंस है पहले आप ये पहचानो, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट को इनडायरेक्ट में बदला जाए तो वो आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। अगर पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है तो पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है आप याद रखना, ठीक है। नहीं याद है तो अभी पता चल जाएगा। मीरा
सैड टू जो है यहाँ क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, हर हो जाएगा मदर। ठीक है, यहाँ तक कोई चेंजेस नहीं, केवल टोल्ड कर दो जहाँ सैड टू है। अब यहाँ आपका कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर डैट का प्रयोग कर लो, डैट। अब यहाँ आई है, आई आपका कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, आई और वी आपका फर्स्ट पर्सन है। तो यहाँ आई जो है ये मीरा से बदलेगा, तो मीरा क्या है, एक महिला है, और महिला के लिए यहाँ सी का प्रयोग किया जाएगा, सी। और यहाँ आपका पास्ट परफेक्ट का हैड होता है, हेल्पिंग वर्ब हैड, और ये आपका थर्ड पर्सन ही रहेगा। ठीक है, विजिटेड। ठीक है, एंड माई अंकल, माई अंकल, और मैंने क्या कहा था, एस्टरडे को किस में बदलना है, दी प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे में। ठीक है, बस ये है हमारा 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने आपको बता दिया, और आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, ये है हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब हम लोग देखेंगे जो अगला हमारा टॉपिक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में क्या करना है, मैं आपको 4 ऐसे प्रीपोजिशन बताने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। यहाँ फर्स्ट आप देख सकते हो, सेकंड देख सकते हो, थर्ड देख सकते हो, फोर्थ देख सकते हो। ये 4 ऐसे प्रीपोजिशन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, और आपके बोर्ड एग्जाम में हो सकता है कि अब की बार भी इसमें से एक ना एक प्रीपोजिशन आ जाए। जैसे लिखा हुआ है ही हैज बीन चार्ज्ड, फिर यहाँ डेड थेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ आपको कौन सा प्रीपोजिशन लगाना है ये आपको नहीं पता होगा, तो यहाँ आप लोगों को कौन सा प्रीपोजिशन लगाना है, चार्ज लिखा हुआ है तो इसके साथ साथ हमेशा विथ का प्रयोग किया जाता है, तो ये प्रीपोजिशन लग जाएगा। बस यही विथ लगा दो, आपको नंबर मिल जाएगा, फुल नंबर। तो इस प्रकार से आप याद रखना, कुछ ऐसे प्रीपोजिशन याद कर लेना जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप याद कर लेना, कहाँ फॉर लगेगा, कहाँ विथ लगेगा, कहाँ एट लगेगा, कहाँ सिंस लगेगा। 2-3 टाइप के हैं जो मैं आपको बिल्कुल पक्का करा दूंगा। जैसे लिखा हुआ द बॉयज वियर रनिंग, फिर यहाँ आपका डैश डैश द रोड। अब आपका यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है ऑन, फॉर या ऑफ, कौन सा प्रयोग किया जाएगा, कौन सा यहाँ प्रीपोजिशन लगेगा। और अगर आपको नहीं पता तो अभी पता चल जाएगा। देखो जो बच्चे हैं वो सड़क पर दौड़ रहे हैं, सड़क पर दौड़ रहे हैं, तो ऑन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ये दोनों में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, अभी पता चल जाएगा। देखो द माई फादर लिव्ड इन मुंबई, फिर यहाँ आपको 10 ईयर, फिर यहाँ आपका फॉर लिखा हुआ है, सिंस लिखा हुआ है, ऑफ लिखा हुआ है। यहाँ एक बात याद रखना कि ये कोई निश्चित समय नहीं है। क्या है, एक निश्चित समय नहीं है। 10 ईयर कब से, मतलब 10 ईयर, ऐसा नहीं कि कह दिया गया कि 1943 से 10 साल, नहीं ऐसा नहीं कहा गया, कोई निश्चित नहीं है कब से ये बता रहे हैं। 10 साल हो तो चुका है लेकिन कब से है, तो इसीलिए यहाँ कोई निश्चित समय ना हो तो फॉर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रीपोजिशन में याद रखना, कोई दिक्कत है नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखो यहाँ लिखा हुआ है ही हैज़ बीन लिविंग हियर एंड यहाँ 1960। अब ये निश्चित है कि 1960 से यहाँ रहते हैं, तो इसीलिए आपका यहाँ ऑफ, सिंस, एट किसका प्रयोग किया जाएगा। निश्चित है तो सिंस का प्रयोग करो, अगर निश्चित है तो सिंस का प्रयोग करो, नहीं निश्चित है तो फॉर का प्रयोग करो, फॉर। तो भाई निश्चित है इसलिए सिंस का प्रयोग किया जाएगा। तो ये है हमारा प्रीपोजिशन। और आप लोग एक्सरसाइज करते रहो घर पर, जितना प्रीपोजिशन है थोड़ा थोड़ा आप एक्सरसाइज करो घर पर, जितना ज़्यादा करोगे एक्सरसाइज उतना ज़्यादा नंबर आने के चांस होते हैं। ठीक है, तो आप लोग लगातार एक्सरसाइज करते रहो। ठीक है, ये हमारा चौथा नंबर टॉपिक है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा 5वां नंबर टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन जो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क का पूछा जाएगा, ट्रांसलेशन। तो ध्यान से समझना होगा, आपका ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में ये आ सकता है क्योंकि 2-3 बार बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक चींटी नदी की धारा में बहती जा रही थी, वह किनारे आने की कोशिश कर रही थी लेकिन आ नहीं पा रही थी। एक तोते ने एक पत्ता तोड़कर पानी में डाल दिया, चींटी पत्ते पर बैठ गई और उसकी जान बच गई।
ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक चींटी नदी की धारा में बहती जा रही थी। सबसे पहले आप बताओ ये कौन सा टेंस है, बहती जा रही थी। सबसे पहले आपको टेंस पता होना चाहिए कि ये कौन सा टेंस है, फर्स्ट। और दूसरा नंबर, कौन बहती जा रही थी, एक चींटी। तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया, एक सब्जेक्ट, यानी कि एक चींटी का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट हो चुका है, सब्जेक्ट हमें मिल गया। और ये भी पता चल गया कौन सा टेंस है, तो यह पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे आप समझो, ए चींटी का क्या होगा, एन लगा दो पहले, और आंट मतलब चींटी, यानी कि ANT, एन आंट। ठीक है। अब देखो यहाँ अगर आपका ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो वाज का प्रयोग किया जाएगा, वाज या वेयर का, तो वाज। और बहती, पीछे से चलो, बहती मतलब होगा फ्लोइंग, फ्लोइंग मतलब बहना, फ्लो, सॉरी, FLOW, फ्लो। लेकिन इसमें ING का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, फ्लोइंग। ठीक है, बहती। अब देखो यहाँ, अब देखो ध्यान से पीछे से चलना है, थोड़ा सा समझना होगा। चींटी नदी की धारा में बहती जा रही थी। अब यानी कि यहां आपको फ्लोइंग लिखना है, यानी कि में धारा की नदी। अब यहां आपको लिखना है एलोंग, एलोंग एंड द करंट। द करंट मतलब होता है धारा, ये आपका प्रीपोजिशन है एलोंग। ठीक है, एलोंग एक प्रीपोजिशन है। द करंट, यानी कि द करंट। अब क्या लिखना है, द करंट ऑफ ए रिवर, यानी कि करंट और की का आपका ऑफ लग जाएगा, और ऑफ ए रिवर, ऑफ ए रिवर, बस इतना सा करना है। यानी कि एन आंट वाज फ्लोइंग अलोंग द करंट ऑफ ए रिवर, यानी कि एक जो चींटी थी वो नदी की धारा में बहती जा रही थी। वह किनारे आने का प्रयास या फिर कोशिश कर रही थी, यानी कि वह कौन, वह का आप क्या लिखोगे, वह का आप इट लिख देना, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा है नहीं कि महिला है कि सी का प्रयोग करो, तो यहाँ आप इट लिखो, ये आपका सब्जेक्ट मिल चुका है। अब जा रही थी, ये भी वही टेंस है, वाज। ठीक है, नहीं, कोशिश कर रही थी तो ये भी वही टेंस है, तो वाज का प्रयोग करो, क्योंकि वाज। एंड फिर पीछे से चलो, वाज ट्राइंग, ट्राइंग मतलब ट्राई मतलब तो कोशिश करना होता है, लेकिन ING का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, ट्राइंग, सॉरी, ट्राइंग, ट्राइंग। ठीक है। अब देखो, किनारे आने का, यानी कि यहां आपको टू लगाना है, फिर कम, कम मतलब आना, टू कम। कहां आने की कोशिश कर रही थी, टू कम एंड टू द बैंक, यानी कि किनारे। बैंक का मतलब होता है किनारा, बैंक। ठीक है, बस ये बैंक, किनारा, ये जो आपका है, बस यहां तक हमारा टेंस बन चुका है। बट, लेकिन, लेकिन का आप लिख दो बट, बट आ नहीं पा रही थी, यानी कि आ नहीं पा रही थी, यानी कि बट कुड नॉट कम, यानी कि यहाँ आपको केवल यही लगाना है, कुड नॉट कम, पूरा नहीं लिखना है, बस इतना। देखो यहाँ से नहीं आ पा रही थी, यानी कि पा रही थी, यानी कि कुड नॉट कम। देखो ये आपका थोड़ा इम्परेटिव टाइप का है। ठीक है। एंड एक तोते ने एक पत्ता तोड़कर पानी में डाल दिया। कौन तोड़ा, एक तोते ने, यानी कि सबसे पहले आप लिख दो ए पैरट, ए पैरट। ठीक है, अब आप डैश लगाओ। तोड़कर क्या, तोड़कर अगर कर साथ जुड़ा हो तो यहां हम लोग लिखेंगे क्या, प्लिकिंग, PLUCKING, प्लिकिंग कर देंगे क्योंकि ये आपका इन्फिनेटिव है। ठीक है, प्लिकिंग किसको तोड़ा, ए लीफ, ए लीफ, यानी कि प्लिकिंग ए लीफ। ठीक है, अब देखो यहां कहा, यानी कि पानी में डाल दिया, यानी कि ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड इट इनटू द वाटर, वाटर। चींटी पत्ते पर बैठ गई। कौन बैठ गई, द आंट, यानी कि चींटी जो थी, द आंट सेट, यानी कि सेट मतलब होता है बैठना, ऑन द लीफ, यानी कि पत्ते पर बैठ गई और उसकी जान बच गई। एंड मतलब और, इट्स लाइफ, यानी कि उसका जान, इट्स लाइफ वाज, बचना का आप लिख सकते हो सेव्ड, मतलब बच गया, सेव्ड रह गया, बस इतना सा आपको करना है। और इतना सा अगर आप सही सही कर दोगे तो आपको 5 मार्क मिल जाएगा। थोड़ा सा अगर आप माइंड लगा कर पढ़ोगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा।
तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। आपको इस वीडियो को लाइक करके कम से कम मैंने बताया है 20,000 लाइक तक करना है। इस वीडियो को आप लोग जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर उन्हें इंग्लिश में दिक्कत है तो ये वीडियो देखकर अपनी इंग्लिश सब्जेक्ट की छुटकारा ले सकते हैं, ठीक है। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया जा रहा है और सारे सब्जेक्ट आपको आल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है। आल सब्जेक्ट की तैयारी आप कर सकते हो, चाहे आपका मैथ का सब्जेक्ट हो, चाहे आपका साइंस का सब्जेक्ट हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। तो आप लोग विश्वास के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि ये भी इन वीडियो को देख सकें। चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।